चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, आपको एक बैलेंस शीट बनाकर देनी है एज एड 31 मार्च 2002। ध्यान रखें, क्वेश्चन में कुछ स्पेशल इसलिए मैं इस पर आर बना रहा हूँ, मतलब आपको दोबारा भी इसे कभी देख लेना है एग्ज़ाम के पहले या टेस्ट के पहले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं। क्या क्या गिवन है भाई? नेट वर्किंग कैपिटल गिवन है, नेट वर्किंग कैपिटल गिवन है, जो कि क्या होती है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और ये कितना गिवन है 2,40,000। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन सा है 1, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। बैंक ओडी गिवन है, ठीक है, 40,000 का। फिक्स्ड असेट टू प्रोप्राइटी रेशियो, ये रेशियो नहीं यहाँ फंड होना चाहिए है ना, फिक्स असेट टू प्रोप्राइटी फंड। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, करंट रेशियो गिवन है 2.5 और लिक्विड रेशियो गिवन है 1.5। तो एक काम करते हैं अपन ना, पहले करंट रेशियो लिख लेते हैं। करंट रेशियो बराबर क्या है, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, और ये कितना है 2.5। क्यों लिखा करंट रेशियो आप समझ गए होंगे, क्योंकि सिंस अपने पास करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी का अमाउंट अवेलेबल है यहाँ ऊपर, ठीक है, तो करंट रेशियो से कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन हो ही सकता है, ठीक है। देखते हैं इसको क्या करेंगे हम। करंट असेट बराबर 2.5 CL लिख सकते हैं। हाँ सर, ये इधर आ जाएगा है ना, ठीक है सर, बहुत अच्छा। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अब अपने पास करंट असेट की वैल्यू अवेलेबल है। करंट असेट बराबर 2.5 CL, तो यहाँ आ जाते हैं और करंट असेट की जगह कितना रख देते हैं 2.5 CL माइनस CL इक्वल्स टू में आ जाएगा 2.40 लाख, ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे, 2.5 CL में से 1 CL जाएगा तो आ जाएगा 1.5 CL, और ये आ जाएगा 2.40 लाख। देयरफॉर CL बराबर कितना आ जाएगा 1,60,000। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख लेना, और इनको मैं सबको बंद करते जाऊंगा, जो भी कैलकुलेट होता जाएगा बॉक्स में। एग्जामिनर को बहुत सही रहता है चेक करने में, उसको आसान लगता है चेक करने में, तो मार्क्स भी अच्छा देता है अगर उसको जल्दी समझ में आता है तो, और अगर आप सही करते हैं तो, है ना। फिर अपन क्या करें आगे, करंट असेट बराबर लिखा है 2.5 CL, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे करंट असेट इक्वल्स टू 2.5 और CL की जगह कितना रख देंगे 1.60 लाख। तो अब बताइए करंट असेट बराबर कितना आ जाएगा 4 लाख, ठीक बात है। तो ये आ गया हमारा करंट असेट भी आ गया भाई, बहुत अच्छा। अब क्या करें साहब, अगला रेशियो दिया था हमें कौन सा, लिक्विड रेशियो, चलो वो भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, लिक्विड रेशियो का एक और नाम है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो कहें या लिक्विड रेशियो कहें एक ही बात है। इनफैक्ट इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है ना। क्विक रेशियो क्या होता है, ऐसे तो होता है ये क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, पर जब भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो इसे ऐसा नहीं लिखेंगे। तो सर कैसे लिखेंगे, अपन इसे लिखेंगे कैसे, करंट असेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और ये कितना गिवन है साहब देख लेते हैं, ये गिवन है 1.5, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1.5। अब देख लेते हैं क्या करना है। करंट असेट हमको पता है 4 लाख, स्टॉक हमको नहीं पता है, ठीक है, और करंट लाइबिलिटी भी हमको पता है 1.60 लाख, और यहाँ पर इक्वल टू में आ जाएगा 1.5। अब क्या करें साहब, ये 4 लाख है माइनस स्टॉक और 1.6 इंटू, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अपन, है ना, तो 1.6 इंटू 1.5, ये आ रहा है 2,40,000, ये आ गया। अब क्या करें साहब, 4 लाख माइनस 2.40 लाख, स्टॉक उधर भेज दे देते हैं। तो देयरफॉर स्टॉक बराबर कितना आ गया बताइए साहब, ये आ जाएगा 1.60 लाख। अब क्या करना है, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये हो गया हमारा स्टॉक बॉक्स के अंदर बंद। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपको अब ये ध्यान रखना है, जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा या जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ना ये 3 चीज़ें एक साथ गिवन होंगी। कौन सी 3 चीज़ें, वर्किंग कैपिटल का हो या नेट वर्किंग कैपिटल का हो, इसके अलावा करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, ये तीनों आपको एक साथ गिवन होंगे। और जब भी ये तीनों एक साथ गिवन होंगे तो आप क्या क्या कैलकुलेट आसानी से कर लेंगे, ये तीनों चीज़ें। कौन सी तीनों चीज़ें, करंट असेट,
करंट लायबिलिटी एंड स्टॉक, ये इतना काम आपका हो जाएगा। तो अभी जब आप ऐसा कई बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपके लिए बहुत नॉर्मल लगेगा कि हाँ यार, ये नेट वर्किंग कैपिटल करंट रेशियो वगैरह दिया है तो अपन उसको कैसे हैंडल करके करंट असेट, करंट लायबिलिटी और स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। अब और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। और आगे क्या है साहब? आगे है आपके पास क्या क्या और बच गया। अब अपने पास देखा जाए तो ये 3 चीज़ें बची हैं, बैंक कोडी, फिक्स असेट टू प्रोप्राइटी रेशियो या फंड है ना, और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो अपन फिक्स असेट टू प्रोप्राइटी फंड वाला रेशियो लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि अमाउंट का तो क्या करेंगे अपन, ये तो यूज़ होगा कहीं पर। रिजर्व एंड सरप्लस भी कोई रेशियो तो है नहीं, तो ये भी कहीं यूज़ होगा, है ना। चलिए तो आ जाते हैं, क्या करें भाई, फिक्स्ड असेट टू प्रोप्राइटी फंड, और ये कितना गिवन है 0.75। ठीक है, तो इसका करें क्या भाव। अच्छा एक काम और करते हैं, अपन इन सबको वर्किंग नोट का नाम देते जाते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया वर्किंग नोट 1 हो जाएगा ये, है ना। फिर आपका ये हो जाएगा वर्किंग नोट 2। ठीक है, क्योंकि हमें फाइनली बैलेंस शीट बनाने को बोला गया है, तो पहले सारी कैलकुलेशंस करेंगे वर्किंग नोट में और फिर फाइनली बैलेंस शीट बना देंगे मेन आंसर में। अब क्या करें, फिक्स असेट डिवाइड बाय प्रोप्राइटी फंड इक्वल्स टू होता है 0.75। चेक करूँ क्या क्वेश्चन में फिक्स असेट गिवन है? नहीं सर, फिक्स असेट तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो क्या प्रोप्राइटी फंड गिवन है कहीं क्वेश्चन में? नो सर, वो भी गिवन नहीं है। दोनों के अमाउंट मिसिंग है, तो क्या इस रेशियो को आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं। तो फिर आपके दिमाग में कुछ क्लिक होना चाहिए, वो ये है जो अब बताने वाला हूँ। हालांकि ये जो मैं बताने वाला हूँ यही आपके साथ ऑलमोस्ट हर बार ही होगा। ठीक है, तो आप ऐसे लोड मत लेना कि हमको कैसे क्लिक करेगा, है ना। धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर क्या करें सर, आप क्वेश्चन को जोर से देखिए, ध्यान से देखिए। क्या आपको क्वेश्चन में कहीं भी लॉन्ग टर्म डेट नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है। देख लो आप, ये नेट वर्किंग कैपिटल है, ये बैंक कोडी है, ये फिक्स असेट वाला रेशियो है, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। कहीं पर भी क्वेश्चन में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जिससे लॉन्ग टर्म डेट निकाला जा सके या फिर लॉन्ग टर्म डेट गिवन हो। तो फिर हम क्या करेंगे, आपको एक बात याद दिलाता हूँ, और वो बात क्या है सुनिएगा ध्यान से। वो है, आपने पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है फिक्स्ड एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, ऐसा आपने पढ़ा था। हालांकि मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि कैपिटल एम्प्लॉयड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर डेट प्लस इक्विटी, ऐसा मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये याद होगा। अब इससे होगा क्या सर? इससे ये होगा, अगर अपन ये एज्यूम कर लें, जैसा कि हमें करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन को आगे बढ़ाने का। क्या एज्यूम कर लें? देयर इज नो डेट इन दी एंटिटीज कैपिटल स्ट्रक्चर। हमने ऐसा मान लिया कि एंटिटी की कैपिटल के अंदर कोई डेट नहीं है। अगर कोई डेट नहीं है तो फिर क्या होगा? देयरफॉर वी कैन राइट कैपिटल एम्प्लॉयड एज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू इक्विटी। मतलब अब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर इक्विटी लिख सकता हूँ, क्योंकि डेट तो 0 है, तो इक्विटी प्लस 0, ऐसा समझ लो आप, है ना। तो अब मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर इक्विटी। क्या आप जानते हैं इक्विटी का एक और नाम है प्रोप्राइटी फंड, है ना। आप भूल मत जाना, मैंने आपको इक्विटी के अलग अलग बहुत सारे नाम बताए थे, है ना। तो प्रोप्राइटी फंड ही क्या है? इक्विटी। तो चाहे आप यहाँ इक्विटी लिखो, चाहे आप प्रोप्राइटी फंड लिखो, ठीक बात है। तो मैं आगे ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्रोप्राइटी फंड एक ही बात है। तो एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं इक्विटी की जगह प्रोप्राइटी फंड ही शब्द यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ प्रोप्राइटी फंड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, है ना। ठीक है, तो अब क्या करें साहब, अब आप बताइए। अब अपन क्या करेंगे, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर प्रोप्राइटी फंड है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर प्रोप्राइटी फंड और इक्वल्स टू में फिक्स असेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। बताइए, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है डेट प्लस इक्विटी। थोड़ी सी बात टेक्निकल है, आप ध्यान से समझना, है ना। डेट प्लस इक्विटी होता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट है नहीं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर इक्विटी हो गया, ठीक है।
तो अब भाई इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर इक्विटी और इक्विटी बराबर फाइनली हम फिक्स रेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हैं, क्योंकि है तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही। तो ये मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। और ये क्लिक कैसे करेगा एग्जाम में? ये क्लिक ऐसे करेगा कि आपको क्वेश्चन में नेट वर्किंग कैपिटल गिवन होगा, समझ रहे हैं आप? तो आपको इस बात पर ध्यान चला जाएगा, ठीक है। तो इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लोज, इनफैक्ट ये यहाँ से क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें सर? अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे? यहाँ लिखेंगे फिक्स्ड एसेट और प्रोप्राइटी फंड की जगह हम क्या लिखेंगे? फिक्स्ड एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल और इक्वल्स टू में हो जाएगा 0.75। अब क्या करें साहब? फिक्स्ड एसेट डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कितना गिवन है? 2,40,000। तो यहाँ लिख रहा हूँ 2,40,000 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0.75। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करें भाई सॉल्व? तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं फिक्स्ड एसेट और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो 0.75 फिक्स्ड एसेट और प्लस 0.75 इंटू 2.4 लाख, तो 2.4 लाख इंटू 0.75 ये आएगा 1,80,000, ठीक बात है। अब क्या करें? फिक्स एसेट माइनस 0.75 फिक्स एसेट कितना जाएगा? 0.25 फिक्स एसेट, ठीक है, और इक्वल टू में बचेगा 1.80 लाख। अब क्या होगा साहब? फिक्स एसेट बराबर हो जाएगा 1,80,000 मतलब 1,80,000 डिवाइड बाई 0.25। तो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं फिक्स्ड एसेट बराबर 1,80,000 डिवाइड बाय 0.25। अगर हम इसको सॉल्व करें 1,80,000 डिवाइड बाय 0.25 इट कम्स टू रुपीज़ 7.2 लाख। तो आपका फिक्स्ड असेट आ चुका है 7.2 लाख। चलिए तो इसको मैं फाइनली यहाँ लिखकर बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है। फिक्स असेट बराबर आ गया 7.2 लाख, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक देखा जाए तो क्वेश्चन में एक ही टेक्निकल बात थी, वो ये थी कि आपको ये क्लिक करना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हैं और जब भी लॉन्ग टर्म डेट नहीं होगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर इक्विटी होगा और फिर उसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फिक्स एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड एसेट हमारे पास आ चुका है। अब एक काम करते हैं, हम इस रेशियो को फिर से लिखते हैं। कौन से वाले रेशियो को? फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटी फंड, है ना। क्या था ये था फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटी फंड इक्वल्स टू 0.75। अब आप बताइए, फिक्स्ड एसेट मेरे पास है 7.2 लाख, प्रोप्राइटी फंड मुझे नहीं पता, 0.75 ये गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताइए आप? इसको ये हो जाएगा 7.2 लाख, ये नीचे आ जाएगा 0.75 इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोप्राइटी फंड। एंड देयरफॉर प्रोप्राइटी फंड बराबर कितना होगा? चेक कर लीजिए। 7.2 लाख, 7.2 लाख डिवाइड बाय 0.75 इट कम्स टू रुपीज़ 9,60,000, ठीक बात है। तो प्रोप्राइटी फंड अब हमारे पास कितना आ चुका है? 9,60,000। अब भूल तो नहीं गए, प्रोप्राइटी फंड और इक्विटी एक ही बात है भाई, है ना। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था इक्विटी, प्रोप्राइटी फंड, ओनर्स फंड, नेट वर्थ, शेयर होल्डर्स फंड, ये सब एक ही बातें हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या करें साहब? अब एक काम करते हैं, एक रफ बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर देते हैं। रफ क्या अपने लिए तो वही फाइनल है, फाइनली, है ना। तो अपन एक बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट। और एफएम के अंदर हम जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो बहुत सिंपल सी, बहुत समराइज बैलेंस शीट हमें बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे हम खींचेंगे, ये इधर ऐसा हो जाएगा, इधर अमाउंट्स आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं और ये ऐसा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगी आपकी, ये हो गया आपका लाइबिलिटीज साइड, ये हो गया असेट साइड, ये हो जाएंगे यहाँ पर अमाउंट्स, ये हो जाएंगे यहाँ पर अमाउंट्स, ठीक है। आपको कोई शेड्यूल तरीके बैलेंस शीट नहीं बनाना है ना। अब यहाँ पर आती हैं तीन चीज़ें, शेयर होल्डर्स फंड और
दूसरा आपका आएगा लॉन्ग टर्म डेट, और तीसरा आपका आएगा करंट लायबिलिटी। ठीक है, 3 हेडिंग्स आपको यहाँ नज़र आएंगी। इधर आपको 2 हेडिंग्स नज़र आएंगी, फिक्स असेट और करंट असेट, ऐसा कुछ है ना। तो इसको अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं भाई, इसको अपन ऐसन कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमने क्या क्या कैलकुलेट करा। हमने अब जो बॉक्स बनाए थे उनको उठा लेते हैं। अपन चलते हैं, प्रोप्राइटी फंड है 9.6 लाख, प्रोप्राइटी फंड है 9.6 लाख। तो इन टोटल तो बाहर कितना आएगा, 9.6 लाख ही आएगा। लेकिन प्रोप्राइटी फंड में क्या क्या आता है, उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है। क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है ये सब? अरे सर हमको रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, हमको रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को नहीं लिखना है। देखो क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक कॉमन कैपिटल नहीं है, रेयरली आपको दिखाई देती है। तो हम नॉर्मली उन चीज़ों को पहले प्रेफर करते हैं जो पॉपुलरली हमें दिखाई देती है ना। तो हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को नहीं लिख रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अलावा जो भी बचा हम उसको इक्विटी शेयर कैपिटल मानकर चल रहे हैं। वैसे रिजर्व एंड सरप्लस कितना गिवन है, 1,60,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा 1,60,000, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 8 लाख। टोटल जो है 9.6 लाख का बाहर आ जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेट की, इसको हमने नील माना था तो ये तो आएगा ही नहीं। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी टोटल आया था 1.6 लाख। क्या इसका बाइफरकेशन अवेलेबल है? हाँ सर देखो, बैंक ओडी अवेलेबल है, कितना 40,000। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ ओडी 40,000 का मतलब 0.40 लाख। अब बचा कितना, 1,20,000 मतलब 1,20,000। तो उसको लिख देते हैं अदर करंट लायबिलिटी 1,20,000। तो टोटल हो जाएगा 1,60,000। अब आप चेक करिए लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आ रहा है। टोटल आप चेक करिए, 9,60,000 प्लस 1,60,000, ये आ रहा है 11,20,000, 11,20,000। तो एक बात तो कंफर्म है कि असेट साइड में भी कितना आ रहा है, 11.20 लाख। अब देख लेते क्या फिक्स असेट हमने निकाला था। हाँ सर फिक्स असेट हमने कहाँ निकाला था सर, ये निकाला 7.2 लाख। तो यहाँ लिख देता हूँ 7.2 लाख। करंट असेट हमने निकाला था, हाँ सर ये आया था 4 लाख। क्या इसका बाइफरकेशन अवेलेबल है? हाँ सर स्टॉक हमने निकाला था, स्टॉक बस हमारे पास करंट असेट का एक एलिमेंट अवेलेबल है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं स्टॉक, और स्टॉक आया था अपना कितना, चेक कर लेते हैं। स्टॉक अपना ये रहा 1,60,000। तो यहाँ लिख देता हूँ 1,60,000। बाकी को लिख देता हूँ अदर करंट असेट, कितना आ जाएगा, 4 लाख माइनस 1.6 लाख, ये आ जाएगा 2.4 लाख, है ना। तो ध्यान से, कई बार बच्चा क्या करता है, करंट असेट भी बाहर लिख देता है, स्टॉक भी बाहर लिख देता है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। केवल टोटल ही बाहर लिखने हैं, बाकी जो उनका बाइफरकेशन है वो हमें इनर कॉलम में बताना है। और कुछ रह गया है क्या क्वेश्चन में? नो सर, बाकी तो सब हम कुछ कर चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, बड़ा आसान सा दिख रहा है। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट ऑफ MNPO लिमिटेड, जो भी है हमको बैलेंस शीट बनाकर देना है। क्या क्या गिवन है? इक्विटी गिवन है 1 लाख, करंट डेट टू टोटल डेट गिवन है 0.40, टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी गिवन है 0.6। ऐसा करके अपन को सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो एक काम करते क्यों ना इन्फॉर्मेशन को लिखते हुए चलें, ठीक है। फिक्स्ड असेट टू ओनर्स इक्विटी 0.6, असेट टर्नओवर 2 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइए कौन से रेशियो से स्टार्ट करूं, क्या आपको सही लगेगा? देखिए दोनों तरीके हैं। जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में, तब आप क्या कर सकते हैं, आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है। लेकिन जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनते हैं, एक सिंपल तरीका है कि जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन गिवन है उसी सीक्वेंस में चलते चले जाओ। तो मैं वैसे ही आपको करके बता रहा हूँ। तो हेडिंग लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इनफैक्ट मुझे लिखना चाहिए सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। ये हो जाएगा अपना सॉल्यूशन नंबर 2। तो करंट डेट मतलब होता करंट लायबिलिटी,
और टू टोटल डेट, मतलब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये है 0.40। चेक करो क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी करंट डेट अवेलेबल है, नहीं है। टोटल डेट अवेलेबल है, नहीं है। ठीक है, तो उसे इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा है टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी। टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी या इक्विटी का एक ही बात है, और ये गिवन है 0.6। क्या इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? हाँ सर इक्विटी अवेलेबल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, और करके लिख रहा हूँ टोटल डेट डिवाइड बाय ओनर्स इक्विटी कितना है, 1 लाख है, और इक्वल्स टू 0.60। बताइए टोटल डेट कितना आ जाएगा, देयरफॉर टोटल डेट बराबर आ जाएगा 1 लाख इंटू 0.60 कितना आएगा, 60,000। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स में बंद। टोटल डेट हमारा आ चुका है, एक काम हम खत्म कर चुके हैं। अब बताइए क्या हम फर्स्ट वाले रेशियो पर जा सकते हैं? हाँ सर, इसमें क्या लिखा था, करंट डेट टू टोटल डेट। तो क्या करें भाई, करंट डेट टू टोटल डेट गिवन था, तो हम क्या करें इसको ऐसा कर देते हैं। हाँ, अभी हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, करंट डेट डिवाइड बाय टोटल डेट कितना आया है, 60,000 आया है, और ये है 0.40। देयरफॉर आप बताइए करंट डेट बराबर कितना आएगा, 60,000 इंटू 0.40 कितना आएगा, 24,000। हाँ फिर भी मैं चेक कर ले रहा हूँ भाई, मेरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा तो नहीं है। तो आ जाएगा 24,000, और इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये 2 काम तो हमारे हो गए। अच्छा, ये सब वर्किंग नोट में ही चल रहा है। आप चाहो तो मेन हेडिंग डाल सकते हो, क्या, वर्किंग नोट्स। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, और इन पर 1 2 3 ऐसे डालते जाइए, ऐसे चलते जाएगा ये। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं साहब। तीसरा रेशियो क्या गिवन है हमको, फिक्स्ड असेट टू ओनर्स इक्विटी, ये हमें गिवन है। ठीक है, फिक्स्ड असेट टू ओनर्स इक्विटी। तो ठीक है, इसको ऐसा लिख देते हैं, फिक्स्ड एसेट टू ओनर्स इक्विटी, ये हमने लिख दिया। और गिवन कितना है रेशियो, ये गिवन है भाई आपको 0.60। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 0.60। अब इसको सॉल्व करते हैं। फिक्स्ड असेट मुझे नहीं पता, लेकिन ओनर्स इक्विटी मुझे पता है 1 लाख है, और ये रेशियो है कितना, 0.60। इसको सॉल्व करिए तो सीधा बताइए फिक्स्ड असेट कितना आ जाएगा, 1 लाख इंटू 0.60 कितना आ जाएगा, 60,000। ओके, तो हमारा फिक्स्ड असेट भी अब कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या करें, अब चलते हैं 4th पॉइंट पर, 4th वर्किंग नोट पर। क्या है वो, टोटल असेट टर्नओवर। असेट टर्नओवर रेशियो हमें गिवन है। वैसे असेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है आप बताएंगे? असेट टर्नओवर रेशियो ये होता है सेल्स अपॉन टोटल असेट, सेल्स अपॉन टोटल असेट। तो फिर सर क्या सेल्स गिवन है क्वेश्चन में? नहीं गिवन है। क्या टोटल असेट गिवन है? वो भी अभी तो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर नीचे गिवन है। ठीक है, और असेट टर्नओवर कितना गिवन है, 2 टाइम्स। तो यहाँ मैंने 2 टाइम्स लिख के छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र मुझे नहीं आ रही है। तो क्या करें सर, अपन आगे बढ़ जाते हैं इसको छोड़ के, और वर्किंग नोट 5 पर आ जाते हैं। वहाँ पर गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बस लास्ट रेशियो यही गिवन है, इसके अलावा तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये क्या होता है, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक बात है, हाँ सर ठीक बात है। अब सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन कितना है, 8 टाइम्स गिवन है। हाँ सर 8 टाइम्स गिवन है। अब क्या करें, क्या हमारे पास COGS अवेलेबल है या एवरेज स्टॉक अवेलेबल है? चेक करते हैं ऊपर कुछ अवेलेबल है क्या। फिक्स असेट अवेलेबल है, टोटल असेट अवेलेबल है, टोटल डेट अवेलेबल है, ये सब अवेलेबल है सर, पर अभी तो कहीं मेन चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं जिससे हमारा ये क्वेश्चन आगे बढ़ सके। तो जब भी आप ऐसे ही फंस जाएं तो आपको क्या करना है बता देता हूँ। आप एक बैलेंस शीट बना लेना, एक बैलेंस शीट बना देना। ठीक है, तो उस बैलेंस शीट से क्या होगा, बचा हुआ कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए करके देखते हैं, ये हो जाएंगे आपके बैलेंस शीट।
यहाँ पर लिख देते हैं अपन क्या, यहाँ पर ये हो गया हमारा लाइबिलिटी वाला साइड, ये हो गया हमारा एसेट वाला साइड, यहाँ पर आ जाएंगे हमारे अमाउंट्स। और एक काम करते हैं, जो जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं उसे लिख देते हैं। क्या हम फिक्स्ड एसेट निकाल चुके हैं? हाँ सर। कितना निकाला था हमने? फिक्स्ड एसेट 60,000, तो हमने ये लिख दिया। इसके अलावा हमने इक्विटी निकाली थी, इक्विटी भी हमने लिख दी कितनी? 1 लाख, ये तो गिवन थी। ठीक है साहब। लॉन्ग टर्म डेट ये हमने निकाला था और ये आया था हमारा कितना? 36,000। ठीक है। और क्या गिवन है? क्या हमने करंट डेट निकाला था? हाँ सर, करंट डेट या करंट लायबिलिटी भी निकाली थी और वो कितना आया था? 24,000। समझ रहे हैं आप क्या हो चुका है? आपके पास लायबिलिटी साइड का टोटल आ चुका है। कितना है? 1,60,000, 1,60,000 आपका लायबिलिटी साइड का टोटल आ चुका है। तो क्या यही असेट साइड का टोटल होगा? हाँ सर, यही हमारा असेट साइड का भी टोटल हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करें? अब यहाँ पर लिख देता हूँ करंट असेट, तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्या आ जाएगा? हमारा करंट असेट। कितना आना चाहिए? 1,60,000 का टोटल है और उसमें फिक्स असेट 60,000 है, तो करंट असेट कितना हुआ? 1 लाख हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 1 लाख। अब सवाल है कि क्या करंट असेट का बाइफरकेशन अवेलेबल है या फिर जो बचे हुए रेशियो हैं उनका कुछ हो सकता है? तो आइए देखते हैं अपन। वापस आ जाते हैं यहाँ पर। ये रहा आपका असेट टर्नओवर रेशियो। हाँ सर, अब कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेल्स को लिखा रहने दो। टोटल एसेट की जगह पर मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास टोटल एसेट है 1,60,000, तो मैंने क्या करा? यहाँ पर लिख दिया 1,60,000 और यहाँ आ जाएगा 2। देयरफॉर आप बताइए सेल्स बराबर क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3,20,000, 3,20,000। इसको भी बॉक्स में बंद कर देता हूँ। सेल्स जो है वो हमारा कितना आ चुका है? 3,20,000। अब एक अंतिम रेशियो बचा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 8। सर COGS तो अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या GP अवेलेबल है? वो भी अवेलेबल नहीं है। आप देख लो, जरा सा तो क्वेश्चन है। तो ऐसे केस में आपको एज्यूम करना होगा कि क्वेश्चन में COGS अवेलेबल नहीं है, तो सेल्स को ही COGS मान लिया जाए। ठीक है। हमेशा बेटा रेशियो एनालिसिस अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा के हिसाब से किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि यार रेशियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, हाँ सर वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जितनी इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से ही आपको कैलकुलेशंस करके दिखाने होंगे। तो एक काम करते हैं, COGS की जगह रख देते हैं सेल्स कितना? 3.20 लाख। एवरेज स्टॉक नहीं पता, ठीक है, और ये है 8। तो बताइए एवरेज स्टॉक बराबर कितना आएगा? ये आ जाएगा 3,20,000 डिवाइड बाय 8। 3,20,000 डिवाइड बाय 8, तो यार है 40,000। एवरेज स्टॉक बराबर 40,000। अब क्या करें सर? एवरेज स्टॉक बराबर होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। लेकिन सर बैलेंस शीट में तो हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, तो अब बच्चा कहेगा कि सर क्लोजिंग स्टॉक लिखना है और अवेलेबल तो एवरेज है। तो अगेन आप यही मान लेंगे कि यही एवरेज स्टॉक हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक भी रहा होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे करंट एसेट की बाइफरकेशन में स्टॉक कितना आ जाएगा? ये 40,000। ठीक है। और बचा हुआ कितना? 60,000, उसको हम लिख देंगे अदर करंट असेट, या कैश लिखिए, डेटर लिखिए, जो भी है, अदर करंट एसेट लिखना ज़्यादा अच्छा है। कितना हो जाएगा? ये 60,000। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की बैलेंस शीट खत्म होती है। हमें ये सीखने मिला इस क्वेश्चन में कि अगर आप कहीं क्वेश्चन में अटक जाएं बीच में, तो आपको क्या करना है? इमीडिएटली बैलेंस शीट बना देना है। हो सकता है वहाँ से कुछ आइडियाज़ आपको मिल जाएं और आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाएँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देख लीजिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है? अगेन आपको बैलेंस शीट बनाकर देनी है। ठीक है साहब। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? टोटल डेट टू नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है सर? ये टोटल डेट क्या होता है? और टोटल डेट मतलब होगा, जब भी टोटल डेट कहा जाएगा तो करंट डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट, है ना, मतलब सारे डेट मिला दो, है ना। अब नेटवर्थ क्या होता है बताया है मैंने आपको। इक्विटी का ही दूसरा नाम क्या है? नेटवर्थ। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? शेयर होल्डर फंड।
इसी का ही दूसरा नाम क्या है, प्रोप्राइटी फंड, या आप कहिए ओनर्स फंड, ये सब एक ही नाम है ना। और इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंट सरप्लस और प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसमें आपको ये रेयरली कभी गिवन होगी, गिवन ही नहीं मिलेगी आपको, है ना। तो मतलब नेटवर्थ बराबर काम केवल क्या करेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंट सरप्लस, इतने में ही काम खत्म हो जाएगा, है ना। ओके, आगे ये बना है टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। आप जानते हैं असेट टर्नओवर रेशियो मतलब सेल्स डिवाइड बाय टोटल असेट। सारे टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर ही ऊपर होता है ना। तो सेल्स मतलब टर्नओवर ऊपर आ जाएगा और टोटल असेट नीचे आ जाएंगी। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 30%। एवरेज कलेक्शन पीरियड, सर ये क्या होता है, कलेक्शन आप किससे करते हैं आप ही बताइए। हाँ सर, डेटर से करते हैं, तो इसका मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड एक तरीके से क्या है, डेटर कलेक्शन पीरियड। याद दिलाता हूँ आपको ये क्या होता था, हम पढ़ते थे पहले DTR, डेटर टर्नओवर रेशियो, पर जो भी DTR आता था उसको 360 से डिवाइड कर देते थे, 360 डिवाइड बाई DTR, तो यह जाता था एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन COGS एंड ईयर एंड इन्वेंट्री। बोले जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो है 3, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वैसे क्या होता है, COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक होता है नॉर्मली, लेकिन क्वेश्चन में बोला है बेस्ड ऑन COGS एंड ईयर एंड इन्वेंट्री। इसका मतलब एवरेज नहीं लेना है, बल्कि क्या लेना है, क्लोजिंग स्टॉक हमें लेते हुए चलना है। और फाइनली एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो भी आप इसे बोल सकते हैं, आप इसे लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हैं। ये गिवन है आपका 0.75। ये क्या होता है सर, ऐसे तो होता है ये क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, लेकिन हम क्या लिखेंगे हर बार, मैंने आपको क्या सिखाया है, हम इसे लिखेंगे करंट असेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो पूरी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ। नीचे बैलेंस शीट गिवन है एज ऑन March 31, 2007। इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, मतलब एक तरीके से आपको नेट वर्थ गिवन है। ठीक है, दोनों ऐड कर दिए जाएँ तो टोटल डेट में उन्होंने क्या लिखा है, केवल करंट लाइबिलिटी, मतलब यहाँ पर एक अमाउंट आएगा बस, मतलब लॉन्ग टर्म डेट क्या है, नहीं है बेटा, है ना। लॉन्ग टर्म डेट नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद बैलेंस शीट बना के दी है और उसमें केवल उन्होंने टोटल डेट में करंट लाइबिलिटी को बताया है, मतलब केवल वही अवेलेबल है। असेट साइड में आए तो प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर फिक्स असेट, एक तो ये पूरा आ जाएगा। फिर करंट असेट के अंदर ये तीनों चीज़ें इन्वेंट्री, रिटर्न और कैश कैलकुलेट करके हमें बताना है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें आराम से। जब अटक जाएंगे तो सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, पर आप खुद से करेंगे तो ही आप सीखेंगे। रेशियो एनालिसिस में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही वो आएगा, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए साहब, अब मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। सॉल्यूशन शुरू करते हैं तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको कर देते हैं क्लोज और यहाँ आ जाते हैं। चलिए, तो कौन सा सॉल्यूशन है ये हमारा, ये है हमारा सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, और इसमें क्या क्या गिवन है भाई, टोटल डेट टू नेटवर्थ। स्टार्टिंग से ही शुरू कर देते हैं, सीक्वेंस में भी चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डेट टू नेटवर्थ कितना है, ये 1:2, तो 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बताइए क्या करें। टोटल डेट तो नहीं पता पर नेटवर्थ पता है। कैसे पता सर, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व इन सरप्लस, देखो ये दिया है, इन दोनों का टोटल ही क्या होता है, नेटवर्थ, यहाँ बताया था, है ना। तो ये हो जाएगा 10 लाख और यहाँ हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या होगा, ये 2 टोटल डेट इक्वल्स टू 10 लाख, देयरफॉर टोटल डेट बराबर 5 लाख, है ना। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसको हम कर देते हैं बॉक्स के अंदर बंद। ठीक बात है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या गिवन है हमको, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो हमें गिवन है। तो एक काम करते हैं, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो गिवन है तो असेट साइड का अगर टोटल मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, टोटल हमें मिल चुका है। क्यों, क्योंकि आपको जो बैलेंस शीट गिवन है, ये जो बैलेंस शीट रही, चलो इसको मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको, है ना। बैलेंस शीट अपन कहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं कहीं एंड में। ये रही आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या है,
हम इसको लिख देते हैं। यहाँ आ जाएगी लाइबिलिटी वाला साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट्स, ये हो जाएगा असेट वाला साइड, ये अगेन हो जाएंगे अमाउंट्स। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड में क्या क्या गिवन है? एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, जैसी बैलेंस शीट उन्होंने बनाई है हमें वैसे ही बनानी है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है तो नेट वर्थ हो गया। फिर उन्होंने दिया था टोटल डेट जिसके अंदर केवल करंट लाइबिलिटी है, ये गिवन है आपका कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख। ठीक है, इन्होंने दोनों को बाहर लिखा है तो अपन भी बाहर ही लिखा रहने देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में उन्होंने खुद से बैलेंस शीट बना कर दी है तो टोटल डेट हम कैलकुलेट कर चुके, अभी हमने निकाला था कितना आया था? 5 लाख। तो उसके अंदर केवल करंट लाइबिलिटी ही पूरा डेट है, तो पूरा 5 लाख में इस साइड लिख देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं लाइबिलिटी साइड में, तो अपन आराम से क्या कर सकते हैं बताइए? टोटल करके बता सकते हैं कितना आएगा लाइबिलिटी साइड का टोटल। 6 4 10 और 5 15, 15 लैक्स आ जाएगा लाइबिलिटी साइड का टोटल। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि असेट साइड का भी टोटल कितना आना है? 15 लाख आना है। ठीक बात है, ओके। अब चलते हैं असेट साइड। असेट साइड में क्या क्या गिवन है? इन्होंने दिया है प्लांट एंड मशीनरी अदर फिक्स असेट, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर फिक्स्ड असेट। और क्या कैलकुलेट करना है? करंट असेट। करंट असेट में उन्होंने कहा है स्टॉक, और क्या कहा है उन्होंने? डेटर्स और कैश। तो नॉर्मली आपको यही 3 करंट असेट पूरे चैप्टर में दिखाई देंगी। ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सर हमें इतना तो क्लिक होने लगा है अब कि जब भी हम अटकने लगें तो आप बैलेंस शीट बना लो, या इनफैक्ट आप तो स्टार्टिंग से बैलेंस शीट बना लो, जो जो मिलता जाए, जो जो आप कैलकुलेट करते जाएं उसको बैलेंस शीट में डालते जाइए। ठीक है, तो चलो हमें असेट साइड का टोटल मिल चुका है, तो क्या हम असेट टर्नओवर रेशियो अब यूज़ कर सकते हैं? हाँ सर, असेट टर्नओवर रेशियो अब आप लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा असेट टर्नओवर रेशियो, क्या होता है? सेल्स अपॉन टोटल एसेट। ओके, सेल्स नहीं पता है, वैसे ये रेशियो कितना है पहले ये लिख देते हैं। ये रेशियो है आपका 2 टाइम्स है ना, ओ माय गॉड 2 टाइम्स है ना, पहले अगर 2 टाइम्स, और सेल्स नहीं पता है। टोटल असेट है 15 लाख, तो देयरफॉर सेल्स बराबर कितना होगा? 15 लाख इंटू 2 30 लाख। तो सेल्स हमारा कितना आया है? 30 लाख। इसको भी मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे और क्या गिवन है? अच्छा, जीपी रेशियो गिवन है, जीपी ऑन सेल्स 30%। तो क्या आप बताइए, अपन COGS कैलकुलेट कर सकते हैं। COGS बराबर क्या होता है? सेल्स माइनस जीपी। तो देयरफॉर COGS बराबर सेल्स से 30 लाख और जीपी शायद 30% गिवन है। ओके, 30% अगर अपन इसको घटा दें तो कितना आएगा? चेक करते हैं। 30 लाख माइनस 30%, 21 लाख आ रहा है। 21 लाख जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? COGS हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता कि बाद में हमें ढूंढने में दिक्कत नहीं होता कहाँ हमने क्या लिखा था, कैसे लिखा था, है ना। अपने को भी अच्छा रहता है और एग्जामिनर को भी कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्या गिवन है साहब देख लिए। आगे गिवन है एवरेज कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड 40 डेज। तो बताते हैं आपको डेटर कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये होता है 360 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। अगर आपको याद हो तो एक बार रेशियो को अच्छे से देख लीजिए, मैं भी एक रिवीजन वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा, है ना। तो अब देखिए, पहले अपन निकाल लेते हैं DTR। ठीक है, पहले अपन निकाल लेते हैं DTR। DTR क्या होगा? DTR कैसे निकलेगा? चलो यहाँ साइड में कैलकुलेशन करते हैं। DTR डेटर टर्नओवर रेशियो मतलब होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर, ये होता है आपका DTR। ठीक है, अभी DTR क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर आप देखना आपका जो डेटर कलेक्शन पीरियड है वो दिया है कितना? अच्छा 40 डेज़ गिवन है। ओके, तो यहाँ रख दे रहा हूँ मैं 40 डेज़, और यहाँ 360 और यहाँ DTR। जब आप ऐसा करेंगे तो DTR बराबर कितना आ जाएगा? 360 डेज डिवाइड बाय 40 डेज़ कितना होता है? 360 डिवाइड बाय 40, ये होता है 9।
तो DTR आ गया 9 टाइम्स, ठीक है। इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करें, इस DTR को यहाँ लिख देता हूँ 9 टाइम्स। और क्रेडिट सेल्स कितना है सर? क्रेडिट सेल्स तो नहीं पता, पर सेल्स पता है। कितना है? 30 लाख अभी हमने निकाला था, ये रहा। तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जो आपकी पूरी सेल होती है उसे क्रेडिट सेल ही माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी सेल को क्रेडिट सेल मान लेंगे और यहाँ लिख देंगे, नीचे आ जाएगा एवरेज डेटर। देयरफॉर एवरेज डेटर इक्वल्स टू 30 लाख डिवाइड बाय 9। कितना आ जाएगा ये? 30 डिवाइड बाय 9, ये आ रहा है 3,33,333। ऐसा आ रहा है आपका क्या डेटा है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ 3,33,333, ठीक है। 3,33,333। इसको भी अपन क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये हो गया हमारा डेटर। सर ये तो एवरेज डेटर है। अब देखो, जब भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं हुआ ना किसी भी चीज़ का, तो हम क्या मान के चलेंगे, जो एवरेज है वही क्या है, क्लोजिंग है। ठीक बात है। अब और आगे बढ़ते हैं अपन। और आगे क्या गिवन है, देखो आगे आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है। ओके, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है भाई? स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है? यहाँ लिख देता हूँ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। होता है, पर उन्होंने कहा है क्लोजिंग स्टॉक लेना है, तो ठीक है, उनको चैलेंज थोड़ी ना करेंगे अपन। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर हो गया COGS अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या करना है साहब बताइए, कितना गिवन है स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में? ये गिवन है 3 गिवन है। अब बताइए, इसको और करके अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। तो COGS कितना है हमें पता है, 21 लाख अभी हमने निकाला था। कहाँ पर निकाला था? हाँ सर, ये रहा 21 लाख है ना। और क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं पता है, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिख देता हूँ। और ये रेशियो कितना गिवन है? 3। तो आप बताइए क्लोजिंग स्टॉक बराबर कितना आ जाएगा? 21 लाख डिवाइड बाय 3 आ जाएगा 7 लाख, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास आ चुका है, इसे भी हम बॉक्स में बंद कर देंगे। सहमत हैं आप यहाँ तक? ठीक है साहब, बहुत अच्छा। अब कौन सा रेशियो गिवन है? एसिड टेस्ट रेशियो। चलो इसको भी लगा कर देख लेते हैं, ये क्या होता है? एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो है ना। एसिड टेस्ट रेशियो मैंने आपसे कहा था, वो हर बार अलग अलग नाम यूज़ करेगा, तो आपको एक रेशियो के दूसरे नाम नहीं पता होने चाहिए। एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो मतलब करंट एसेट माइनस स्टॉक और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। और ये गिवन कितना है? ये गिवन है आपको 0.75। बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या आपके पास अवेलेबल है? तो देखना, करंट असेट अवेलेबल है क्या? नहीं है, तो करंट असेट को करंट असेट लिखा रहने दो। क्या स्टॉक अवेलेबल है? हाँ सर, अभी निकाला था 7 लाख, देखो ये रखा है, तो ये 7 लाख का स्टॉक हो गया। डिवाइड बाय क्या करंट लायबिलिटी अवेलेबल है? सबसे पहले तो वही निकाली थी सर, देखो आपको बैलेंस शीट में भी याद होगा, देखो ये 5 लाख का, तो यहाँ लिख देते हैं अपन 5 लाख और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0.75। वापस से सॉल्व करेंगे तो करंट असेट बराबर आ जाएगा कितना? देयरफॉर करंट असेट बराबर आएगा आपका 10,75,000। ये टोटल करंट असेट आपकी आ चुकी हैं। अब क्या है सर, बस अब कोई रेशियो यूज़ करने के लिए नहीं बचा है, तो अब तो क्या करते हैं, सीधा बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। बैलेंस शीट आपकी ये रही। अब देख लेते हैं भाई, टोटल आया था 15 लाख करंट असेट, सॉरी असेट साइड का टोटल 15 लाख था। करंट असेट आया है 10,75,000। स्टॉक मैंने निकाला था, आया था 3 लाख, नहीं कितना आया था स्टॉक, वह चेक करते हैं। स्टॉक आया था आपका 7 लाख है ना, तो यहाँ स्टॉक लिख देता हूँ 7 लाख। और डेटर कितने आए थे? 3,33,333। जो बचा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका कैश। आप कैलकुलेट करके देखिए कैश कितना बच रहा है, ये बच रहा होगा 41,667। ओके, अब केवल प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर फिक्स एसेट बची, तो भाई 15 लाख का टोटल है, उसमें करंट असेट 10,75,000 है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, फिक्स असेट कितना होगा वो
4,25,000। तो ये हो गई आपकी बैलेंस शीट ख़त्म। बस यही एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्या करें कि या तो एक बार आप सुन लें और फिर खुद से करें, या फिर आप एक बार करके देखें। बस इस चैप्टर को करने के लिए आपको रेशियोज सारे पता होना चाहिए। तो आप चाहो तो एक ऐसा कर लो कि पूरे रेशियो का एक समरी चार्ट बना लो, या फिर मैं करवा दूंगा वो, और फिर उसको एक बार देख लो कि कौन कौन से ऐसे रेशियो से जो आप भूल रहे हो उनको अलग से लिख लो, उनको हाईलाइट कर लो कि यार ये हमें 2-4 बार और अलग से देखना है। और अगर अंडरस्टैंडिंग की कमी है तो आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, मैं आपको वो और अच्छे से समझा दूँगा। हमें रटना नहीं है, बस एक बार अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो रेशियो जैसे ही वो बोलेंगे हमें अपने आप पता रहेगा। अब पता चला आपको रेशियो ही नहीं पता और आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। या आप रेशियो देखते जा रहे हो फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, गलत हो जाएगा, है ना। तो पहले सारे रेशियोज़ को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही इसके क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। ओके।